Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great. चलिए Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने छोड़ा था कि ईबो के हाथ में शाहजहान का आइडेंटिटी कार्ड था। अब उसके आगे लगभग आधे घंटे बाद इन फ्रंट ऑफ द 75 फ्लोर लग्जरियस हाई क्लास एस्टॉनिशिंग बिल्डिंग जेड डेल्टा टेक एंटरप्राइजेस ऑफिस की एंट्रेंस पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मान लो पूरे देश का मीडिया इस वक्त उस एंट्रेंस डोर पर खड़ा हुआ है और किसी बेहद ही इम्पॉर्टेंट इवेंट या पर्सनैलिटी का इंतज़ार कर रहा है। चारों तरफ बड़े बड़े फ्लैश लाइट्स, कैमरामैन, रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करते हुए साफ नजर आ रहे थे। पर हलचल उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वांग्स का काफिला मीडिया के काफिले को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे ही रिपोर्टर्स ने वांगजी की गाड़ी को कैप्चर किया वो उसे फॉलो करना चाहते थे, पर इससे पहले कि वो ईबो की गाड़ी के आसपास भी पहुंच पाते एक स्ट्रिक्ट हार्ड सिक्योरिटी सर्कल ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। वहां पर खड़े हुए सभी बॉडीगार्ड इस वक्त पूरे हाई अलर्ट पर थे और हों भी क्यों ना, आखिरकार किंग ने अपने एम्पायर में जो कदम रखा था। वैसे भी जो कुछ भी सुबह हुआ उसके बाद सिक्योरिटी की हवाइयाँ पहले ही उड़ी हुई थी और मीडिया यहाँ क्यों था? दरअसल आज एशिया के टॉप बिजनेसमैन रैंकिंग लिस्ट जारी की गई थी जिसमें जेड डेल्टा टेक कंपनी के कोल्ड सीईओ मिस्टर वांग लैन ईबो ने टॉप पोजीशन कैप्चर किया था। ये कोई पहली बार नहीं था जब ईबो ने इस बिजनेस रैंकिंग में टॉप पोजीशन लिया हो, बल्कि जब से ईबो ने बिजनेस वर्ल्ड में अपना कदम रखा था वो इस पोजीशन के लिए लगातार फाइट कर रहा था और हर साल वो इस पोजीशन को कैप्चर करता था। जैसे ही गाड़ी वीआईपी एंट्रेंस डोर पर रुकती है, सिक्योरिटी ने आकर तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ईबो ने अपना कदम बाहर रखा। उसके आने से पहले ही सारे हाई ऑफिशियल वहां पर सर झुकाकर खड़े थे, पर ईबो सभी को नज़रअंदाज करता हुआ अपना रुख वीआईपी लिफ्ट की तरफ करता है। वो एक लंबे काफिले को लीड कर रहा था। ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, बल्कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा हाईटेक और टैलेंटेड पर्सन थे। पर वांग ईबो इन सभी के आगे था। इन सभी की स्किल्स का मुकाबला पूरे एशिया में किसी के भी साथ नहीं किया जा सकता था और इन लोगों को जो रूल करता था वो था ईबो। ईबो ने अपना सफ़र 75 फ्लोर के लिए तय किया। बाकी सभी लोगों के बीच में यही कानाफूसी थी कि आज जो मीटिंग डिले हुई है वो उनके कोल्ड सीईओ की तरफ से हुई है और ये अपनी हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। पर कोई भी ईबो से सवाल नहीं कर सकता था। कुछ ही सेकंड में लिफ्ट का दरवाज़ा 75 फ्लोर पर खुल चुका था। ईबो के लिफ्ट से बाहर आते के साथ ही उसका वेलकम दो लोगों ने किया जो कि थे सेक्रेटरी मिन और सेक्रेटरी यो। 75 फ्लोर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। यहाँ पर ईबो और उसके पर्सनल असिस्टेंट के अलावा कोई भी नहीं आ सकता था। ईबो दोनों को नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ा। बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे तापमान के भीतर 3 लोग ऑफिस के कैबिन में दाखिल होते हैं। एक जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और 2 लोग उसके सामने इस तरीके से खड़े हुए थे जैसे मान लो कि अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। खैर, लंबी खामोशी को तोड़ते हुए सेक्रेटरी हू ने सबसे पहले कहा, सॉरी सर, मीटिंग डिले हो चुकी है। उसका इतना कहना था कि टेम्परेचर और ज़्यादा गिर चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे कहना जारी रखा, सर एक्चुअली क्लाइंट ने हमसे पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि हम मीटिंग को टाइम पर करें। उनका आगे का पूरा शेड्यूल यही मीटिंग डिसाइड करने वाली थी और वो अपने पूरे प्लान को इस मीटिंग की वजह से ख़राब नहीं कर सकते थे। सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए, बट लगता है मीटिंग अब आगे के लिए पोस्टपोन हो चुकी है, लगभग 3 महीने के लिए। ये कहते हुए उन्होंने अपने सर को और ज़्यादा झुका लिया। ईबो ने ये सुनते के साथ ही मीटिंग फाइल को एक झटके के साथ क्लोज किया और उस फाइल को वहीं टेबल पर पटक दिया। उसकी आंखें अब और ज़्यादा कोल्ड हो चुकी थी। वो कितना ज़्यादा गुस्से में है इस बात का अंदाज़ा उसके आसपास से एमिट हो रहे डार्क ऑरा से लगाया जा सकता था। वांग ईबो किसी चीज़ के लिए जाना चाहता था तो वो था उसका कमिटमेंट और मैनेजमेंट। उसके वर्ड की जितनी ज़्यादा वैल्यू थी इस वक्त हो सकता है चाइना में किसी और की हो, और आज किसी यूजलेस पर्सन की वजह से ईबो का शेड्यूल ब्रेक हुआ था तो वो उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था उसके प्रीशियस टाइम को ख़राब करने के लिए और वो करने के लिए जो उसने अभी तक नहीं किया है। सर, हमारी एक स्पेशल टीम सर क्लाइंट से बात करने की कोशिश कर रही है। हम बहुत जल्द मीटिंग को जल्दी फाइनलाइज कर लेंगे, सेक्रेटरी हू ने कहा। वो अभी भी गल्प कर रहे थे। ईबो की तिरछी निगाहें उनकी तरफ घूम चुकी थी। आई डोंट फकिंग केयर, आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट हु द हेल दैट पर्सन हु कम इन फ्रंट ऑफ माई कार सो सडनली, ईबो ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि वहाँ पर खड़े हुए दोनों असिस्टेंट अपने धड़कनों को अपने कानों में महसूस कर पा रहे थे। उन दोनों की पूरी बॉडी रिजिड हो चुकी थी और लिप्स जैसे सील हो गए थे। पता करो, ये सब कुछ वाकई एक कोइंसिडेंस था या फिर एक कोई प्लानिंग थी? गाड़ी के सामने कोई अचानक कैसे आ सकता है और गाड़ी का अचानक ख़राब हो जाना
यीबो ने कहा। यस सर, मैं पता करता हूँ, सेक्रेटरी हो ने लगभग हकलाते हुए कहा। आई जस्ट वॉन्ट टू रिजल्ट, यीबो ने डिमांडिंग टोन में कहा। यस सर, मैंने इन्वेस्टिगेशन टीम को पहले ही बोल दिया है, हम VIP रोड से CCTV फुटेज निकलवा लेंगे, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कुछ देर में देता हूँ। डिसमिस, यीबो ने कहा। ओके सर, ये कहते हुए सेक्रेटरी हो तो कैबिन से बाहर चले गए, पर कुछ सेकंड बाद भी जब सेक्रेटरी मिन अपनी जगह से नहीं हिली तो अब यीबो की निगाहें सेक्रेटरी मिन पर जाकर टिक चुकी थी। एनीथिंग एल्स सेक्रेटरी मिन, एक ठंडा सा क्वेश्चन पूछा गया। सर एक्चुअली, सीधा बोलिए, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यीबो की आवाज़ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी थी। सर एक्चुअली एक इन्विटेशन आया है, सेक्रेटरी मिन ने घबराते हुए कहा। यीबो ने आगे कुछ नहीं कहा, वो अभी भी उनके आगे की बात का वेट कर रहा था। गुसू यूनिवर्सिटी से सेक्रेटरी मिन ने अपनी बात को पूरा किया। सेक्रेटरी मिन कितना ज़्यादा घबरा रही थी, इस बात का अंदाज़ा उनके हाथ में आए हुए पसीने से लगाया जा सकता था। फिर भी उन्हें अपनी बात को तो पूरा करना ही था। उन्होंने कहा, सर ये इन्विटेशन आपके नाम से आया है। ये कहते के साथ ही असिस्टेंट मिन ने इन्विटेशन कार्ड को यीबो की तरफ बढ़ा दिया। सर हम सभी जानते हैं कि गुसू यूनिवर्सिटी इस पूरे चाइना में सबसे ज़्यादा रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। इसके साथ ही वो इस साल अपने पूरे 100 ईयर को कंप्लीट कर रहे हैं। एंड आपकी मॉम यहाँ पर एलिमनी है। यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइजेशन के लिए आपको इनविटेशन सेंड किया है। मेरी मदर अगर एलिमनी है तो इनविटेशन मुझे क्यों? एक और सवाल पूछा गया। सर एक्चुअली आपने भी अपनी स्टडी के कुछ साल यूनिवर्सिटी को दिए हैं, बट आप अपनी ग्रेजुएशन को अभी वहाँ से कंप्लीट नहीं कर पाए। बट इस वक्त आपका जो स्टेटस है पूरे एशिया के अंदर और जो आपकी अचीवमेंट है वो यूनिवर्सिटी को एक चार्म दे सकती हैं। अगर यूनिवर्सिटी आपको और मैडम लैन को एक साथ लेकर रिकॉग्नाइज़ करेगा तो उसका इम्प्रेशन और ज़्यादा मजबूत होगा स्टूडेंट्स के ऊपर। मेरा रिकॉग्नाइजेशन मेरी मदर के साथ साउंड स्टैटली, यीबो ने स्मृत करते हुए कहा। अब वो अपनी चेयर पर रिलैक्स हो चुका था। उसने अपनी टाई को ढीला कर लिया था और कफलिंग्स को भी खोल लिया था। ये सारी मूवमेंट सेक्रेटरी मिन भी देख रही थी। यीबो का एक्सप्रेशनलेस चेहरा असिस्टेंट मिन को अनकंफर्टेबल करा रहा था। उन्होंने अपना गला साफ किया और फिर धीरे से कहा, सर एक और बात, मिन ने हिचकिचाते हुए कहा। यीबो की आईब्रोज रेज हो चुकी थी। आज आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए सेक्रेटरी मिन। इस सवाल पर मिन ने ब्लिंक किया। उसकी उंगलियां टैब पर रुक चुकी थी, बट अगले ही कुछ पल में वो अपने सेंसेस में वापस आ चुकी थी। वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल थी। उन्होंने अपनी आवाज़ को ठीक कर बात को कंटिन्यू किया। सर यूनिवर्सिटी का कहना है कि आपकी मॉम ने वहाँ पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की थी। हर साल ये प्रोग्राम स्कॉलरशिप फंड प्रोवाइड करवाता है, बट पिछले कुछ सालों से इस फंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपसे इस फंड को कंटिन्यू करने के लिए यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट कर रही है। ये कहते हुए यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज टेबल पर रखा जा चुका था। ये सभी स्टूडेंट की लिस्ट भी है जो कि स्कॉलरशिप अचीव करते हैं। सभी टैलेंटेड हैं, यूनिवर्सिटी के लिए जैम है। इनका फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल की वजह से डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए ये फंड इनकी मदद करता है। आप चाहें तो स्टूडेंट की लिस्ट और उनका बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमारी साइट पर मेल हो चुकी है। जैसे ही मिन रुकी, यीबो ने पूछा, क्या आप सब खत्म हो चुका है? नो सर, एक्चुअली अभी कुछ और भी बाकी है। सेक्रेटरी मिन ने गल्प किया। कंटिन्यू, यीबो ने कहा। सर एक्चुअली आपके कुछ 5% के शेयर्स हैं जिसके लिए आप इस साल एलिजिबल हो चुके हैं। ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये शेयर आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके बर्थ के टाइम दिए थे, बट अभी तक आप अपनी लीगल एज पर नहीं पहुंचे थे, इसीलिए वहाँ के नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके शेयर को हैंडल करते थे। बट अब आप अपनी लीगल एज पार कर चुके हैं, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड कर रही है कि अब आप पूरी तरीके से अपने इस शेयर को क्लेम कर लीजिए। मिन की सारी इन्फॉर्मेशन अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। उसने सब कुछ टैब में सेव किया और ईबुक के सामने रख दिया। यूनिवर्सिटी के 51% शेयर खरीदने की तैयारी करो। ये इकलौती लाइन असिस्टेंट मिन के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। असिस्टेंट मिन को तो यकीन ही नहीं आ रहा था जो कुछ भी अभी उन्होंने सुना, क्या वो सच है भी या नहीं। इसीलिए वो बस अपनी आंखों को वाइड कर ईबुक की तरफ देख रही थी। सर क्या आपने अभी कहा 51% शेयर? असिस्टेंट मिन ने लगभग चौंकते हुए पूछा। उसे खुद भी नहीं पता चला कि ये सारे अल्फाज उसके मुंह से कब बाहर आ गए। क्या मुझे अपनी बात दोहराने की ज़रूरत है? ईबो ने कहा। नो सर, नो, हाँ सर, नो बिल्कुल नहीं सर, बट मुझे नहीं, रिजल्ट चाहिए। सर यूनिवर्सिटी के 51% शेयर खरीदना तो लगभग नामुमकिन है। मेजर शेयर होल्डर के पास भी 51% शेयर नहीं है। कोई भी 51% को क्रॉस नहीं कर पाया है। यूनिवर्सिटी के रूल हैं कि यूनिवर्सिटी का कोई भी एक ओनर नहीं होगा ताकि रिजल्ट लाते वक्त डाइवर्सिटी हो। यूनिवर्सिटी नहीं चाहती
कि रिजल्ट किसी की भी एक सोच पर डिपेंडेंट हो जाए। सेक्रेटरी मिन अपनी बात को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो भी टास्क अभी इबो ने उनके सामने रखा था वो लगभग नामुमकिन था। मुझे 2 हफ्ते से पहले शेयर चाहिए। इस फंक्शन की शुरुआत होने से पहले मुझे ये शेयर्स मिल जाने चाहिए। इबो ने तो जैसे कोई बात आगे रखने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी और अपनी बात को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। सेक्रेटरी मिन को भी एहसास हो गया था कि उनका आगे बोलना फिजूल है, इसीलिए उन्होंने अपना सर झुकाया और अपने आप को मजबूर करते हुए कहा, ओके सर, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट भी नहीं, मुझे शेयर्स चाहिए 2 हफ्ते से पहले अपनी टेबल पर। ये कहते हुए उस ऑफिस का माहौल पूरी तरीके से शांत हो चुका था। बैक टू द गुसू यूनिवर्सिटी। जैंग चैंग, यू पंपकिन हेड, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे लिए सच में एक बैड न्यूज़ हो। तुम्हारा चेहरा देखकर मैं सुबह सुबह क्या होता देखो, सब कुछ गड़बड़ होता चला जा रहा है। देखो, अब मैं स्टाफ रूम के बाहर खड़ा हुआ हूँ और गॉड से प्रे कर रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए। जान ने अपनी रोती हुई आवाज़ में कहा। उसका कोसना जारी था, लेकिन उसका असर जियांग चैंग के ऊपर साफ नजर आ रहा था। वो अपनी कंपनी में बैठकर लगभग कितनी ही बार चीख चुका था। ज़रूर मुझे कोई कर्ज कर रहा है, जियांग चैंग ने आपस में बुदबुदाते हुए कहा। आखिर वो इन चीखों से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका था। ऑफिस की फाइल में उलझा हुआ जब अचानक उसकी नज़र उसकी टेबल पर गई तो उसने अपना हाथ रोक लिया। सामने टेबल पर उसकी और जहान की फ़ोटो लगी हुई थी। यू लिटिल मॉन्स्टर, तुम्हारे अलावा मुझे और कौन कर्ज कर सकता है? बट आई होप सब कुछ ठीक हो। उसने अपनी उंगलियों को उस तस्वीर के ऊपर फहराया। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में और उसकी आंखों में एक फॉरेन इमोशंस थे। आई एम सॉरी सर, आगे से ये गलती नहीं होनी भी नहीं चाहिए। एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट से तो मैं ये उम्मीद नहीं करता, टीचर किम ने अपनी स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहा। जान ने अपनी ऑकवर्ड सी स्माइल दी और नोट किया। वैसे शाहजान, तुम एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो ना? टीचर किम ने पूछा। यस सर, मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ। बट कुछ हुआ है क्या? शाहजान ने पूछा। नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि इस साल स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स थोड़े से अवेयर रहें। ऑफिशियली तो कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, पर चेंजेस होने की पूरी उम्मीद है। टीचर के फाइल में उलझे हुए थे और जहान को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। ये सुनने के बाद शाहजान के चेहरे पर परेशानी के बादल आ चुके थे। इस बात का एहसास टीचर किम को भी हुआ। उन्होंने फाइल को बंद किया और जहान की तरफ देखा और गला साफ करते हुए कहा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तुम तो एक टॉप स्टूडेंट हो, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें रिलैक्स हो जाना चाहिए। मैं बस तुम्हारे अवेयरनेस के लिए कह रहा था। ये कहते हुए टीचर ने एक स्माइल दी। टीचर की स्माइल जान के ऊपर कोई ज़्यादा असर तो नहीं की, लेकिन उसने नोट किया और उन्हें ग्रीट करता हुआ वो स्टाफ रूम से बाहर आ गया। स्टाफ रूम से बाहर आने के बाद भी उसके चेहरे पर एक पाउट था और वो आगे अपने आप में बड़बड़ाता हुआ चले जा रहा था। वैनिंग ने जैसे ही जान को बाहर आते हुए देखा, उसने उसकी तरफ दौड़ लगा दी। जान, वैनिंग चिल्लाया, पर जान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ने लगा। जान, कोई जवाब तो दो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वैनिंग ने थोड़ी सी रुआसी आवाज़ में कहा, हे बनी, क्या हुआ, जवाब तो दो। वैनिंग, आई एम एंग्री। शाहजान अब रुक चुका था। उसके चेहरे का पाउट था जो कि इस वक्त उसे किसी लॉस्ट पपी की तरह बना रहा था। उसे देखकर वैनिंग को एंग्री तो कम, फनी ज़्यादा महसूस हो रहा था, पर वो इस वक्त हंसना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता है अगर वो हंसा तो उसके बाद जान को संभालना तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उसने थोड़ा सा अपने आप को ठीक करते हुए कहा, वो तो ठीक है, पर ये बताओ कि मुझे तुम्हें ऐसा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम किसी तूफान से होकर गुजर कर आ रहे हो। एंग्री, हंग्री, टायर्ड एंड लुक मेसी इन योर होल अटायर। इस सुनते के साथ ही शाहजान ने अपनी नज़रें वैनिंग की तरफ करी और उसने घूर कर कहा, वैनिंग, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? यू ऑल्सो गो टू हेल एंड जॉइन जियांग चैंग और वो गाड़ी वाला। जियांग चैंग, वो तो ठीक है, पर ये गाड़ी वाला कौन है? वैनिंग ने अपने आप में क्वेश्चन पूछा। उसके इन क्वेश्चन के बीच में शाहजान वापस उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका था। जान, अरे रुको तो सही, ये तो बताओ ये गाड़ी वाला कौन है? वैनिंग ने पूछा। वैनिंग, तुम्हें मेरी कोई चिंता है भी या नहीं? देखो, तुम अभी भी उस गाड़ी वाले के बारे में पूछ रहे हो। जाओ, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जान ने चिढ़ते हुए कहा। अरे बनी, आई एम सॉरी, देखो मुझे तुम्हारी ही तो चिंता है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या जिससे तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। जान, इससे पहले कि वो दोनों अपनी बहस को और ज़्यादा आगे बढ़ा पाते, इस चहकती हुई आवाज़ ने जान को उस दुनिया से बाहर ला दिया। जान ने उस डायरेक्शन में देखा और बिना वैनिंग को कोई जवाब दिए वो दौड़ने लगा।
आवाज़ देने वाला शख्स भी दूसरी तरफ से जहान के डायरेक्शन में ही दौड़ रहा था और देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे को ऐसे गले लगा लिया जैसे मान लो दोनों की ही लाइफ एक दूसरे के ऊपर टिकी हो और कितने सालों के बाद वो एक दूसरे को देख रहे हों। आने जाने वाले भी अपनी निगाहों को तिरछा कर कर उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। फिलहाल उनके कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं थी, इसीलिए वो आपस में अपने आप को सिर्फ नज़रें एक्सचेंज कर रहे थे। इन अजीब नज़रों में 2 पेयर वैन निंग और जिनली के भी थे, जिन्होंने आके उस ग्रुप हक को ज्वाइन कर लिया था। बेबी, हनी, कैसे हो तुम? आई मिस यू सो मच, हाउ आर यू? आई मिस यू टू जियांग, शाहजहान ने अपनी थोड़ी सी रुआसी आवाज़ में कहा। एंड आई एम ओके। ये आवाज़ सुनने के बाद जियांग ने शाहजहान को अपने से अलग किया और उसके पूरे चेहरे को एग्जामिन करने लगा। ओके, तुम ओके तो मुझे किसी एंगल से नहीं लग रहे। इस बीच उसने अपने हैंकी से शाहजहान के पूरे चेहरे को क्लीन करने लगा। क्या हुआ बेबी, बताओ। बनी, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हारा चेहरा देख के मुझे ऐसा लग रहा है ज़रूर तुम्हें किसी ने बुली किया है। क्या वो जियांग चैंग है या फिर वैन निंग है? उसने अपनी निगाहों को वैन निंग की तरफ किया और अपने तरफ उन गुस्से भरी निगाहों को महसूस करते के साथ ही वैन निंग ने अपना सर झटके से हिलाया, जैसे कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि प्लीज़ मुझे इस मामले से दूर रखो। मुझे भी नहीं पता कि शाहजहान के साथ आखिरकार हुआ क्या है। जियांग, तुम मेरी तरफ देखो, तुम वैन निंग को छोड़ो। देखो ना, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये कहते हुए शाहजहान ने जियांग के हाथ को और तेज़ी के साथ पकड़ लिया। यस बनी, आई लव यू एंड आई मिस यू ऑल्सो। अब देखो मैं यहाँ आ गया हूँ, जल्दी बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम्हारा फेस इतना क्यों लटका हुआ है? और ये देखो तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है। ये कहते हुए जियांग ने शाहजहान के बाल को उसके कान के पीछे किया। अगर उन दोनों को इस तरीके से देख लेता तो ये कहना पूरी तरीके से मुश्किल था कि वो लोग बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। हर कोई उन्हें बॉयफ्रेंड समझता था, एक ट्रू सोलमेट, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग थी। वो लोग एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे, केयर करते थे, लेकिन वो बॉयफ्रेंड नहीं थे। रोमांटिकली तो इन्वॉल्व नहीं थे किसी के साथ। इन दोनों की बातों के बीच में उन्हें ये होश ही नहीं था कि उन दोनों को कोई एक अपनी तिरछी नज़रों से और काफ़ी तीखी नज़रों से देख रहा है। वो था वैन चाओ, जो दूर से शाहजहान की तरफ देख रहा था। आखिर कब तक तुम शाहजहान को इस तरीके से देखते रहोगे? आखिर तुम चाहते क्या हो? वैन जूलियो ने शाहजहान से पूछा। कुछ नहीं, अपने शिकार को दूर से देखने का मज़ा ही कुछ और है। वैन चाओ ने अपनी ईवल स्माइल देते हुए कहा। ये लो जान, मैं तुम्हारा बनी वापस ले आया। इसने मुझे बहुत परेशान किया। तुम्हारे साथ साथ ये भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जियांग ने बास्केट आगे बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही शाहजहान ने वो बास्केट देखी, वो लपक कर उस बास्केट को अपने पास रख लिया और तुरंत उस बास्केट को खोलकर उसके अंदर देखने लगा। जैसे ही उसने बास्केट खोला, उसके अंदर से बेहद ही खूबसूरत चबी सी कैट बाहर आई। वो कैट बस अपनी आंखों को ब्लिंक कर शाहजहान की तरफ देख रही थी, जैसे कि पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वो अब अपने ओनर के पास आ चुकी है। थैंक यू सो मच जियांग, बनी का ख्याल रखने के लिए। खैर चलो, अब मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। मुझे अर्जेंटली मैंशन वापस पहुँचना होगा। ये क्या जान, तुम अभी तो आए हो? जियांग, समझा करो, बाद में बात करते हैं। ये कहता हुआ शाहजहान उन सभी को वहाँ पर छोड़कर अकेला चला गया। वो अभी भी रोड पर भाग रहा था। बाकी स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज का पार्ट यहीं रोकते हैं। आज शाहजहान का बर्थडे है, तो क्यों ना हम जानका को बर्थडे विश करें। चलिए कमेंट्स में आप शाहजहान को बर्थडे विश कर सकते हैं।